नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान इस वक्त सुलग रहा है। एक तरफ प्रदर्शनकारी ईरान की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं तो ईरान की सरकार इसके पीछे विदेशी हाथ मान रही है। पूरा ईरान हिंसा की चपेट में है, वहीं अमेरिका और इजरायल मौके की तलाश में है। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो सम्मान से समझौता नहीं करेगा, विदेशी हस्तक्षेप को मंजूर नहीं किया जाएगा और ना ही थोपा गया शासन मंजूर करेगा। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलकर ईरान में हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं। इजरायल ईरान में अपनी पसंद की सरकार बनाने की बात कह रहा है, जिससे साफ संकेत है कि ईरान और अमेरिका में शुरू होगी जंग। ट्रंप ने संकेत दिया है कि यह सब जल्दी शुरू होने वाला है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही दुनिया। वेनेजुएला के बाद अब 2 और देशों पर कब्जा जमाने की कोशिश में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। नेटो देशों ने भी शुरू की जंग की तैयारी। गजा जंग में बुरी तरह फंसे इजरायली पीएम नेतन्याहू, हिरासत में लिए गए करीबी। नेतन्याहू पर भी गिरफ्तारी का संकट। ईरान के बाद नेपाल में बवाल, सड़कों पर उतरे राजशाही समर्थक। संसदीय चुनाव से पहले काठमांडू में गूंजे राजा को वापस लाओ के नारे। और चलते चलते में देखेंगे स्पेन में 40,000 साल से बंद गुप्त कमरे के खुले राज को, वैज्ञानिक भी हैरान। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान के समर्थकों का महासैलाब। कराची के मज़ार-ए कायद पर पीटीआई का शक्ति प्रदर्शन, पुलिस और समर्थकों में भारी झड़प। आज संयुक्त राष्ट्र में खुलेगा ऐतिहासिक मुकदमा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में म्यांमार पर रोहिंग्याओं के खिलाफ अत्याचार के आरोपों की सुनवाई। अगस्त 2017 में सेना ने बड़े पैमाने पर रोहिंग्याओं की ली थी जान। अमेरिका ने सीरिया में फिर बरसाए बम, आईएसआईएस के ठिकानों को बनाया निशाना। अमेरिकी सैनिकों पर दिसंबर में हुए हमले के बाद से आतंकी ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है वॉशिंगटन। एलन मस्क की कंपनी एक्स के एआई चैटबॉट पर बड़ा एक्शन। मलेशिया और इंडोनेशिया ने ग्रोक पर लगाई पाबंदी। कहा महिलाओं और बच्चों से जुड़ी आपत्तिजनक तस्वीरें बनाने के लिए किया जा सकता है इसका इस्तेमाल। तो ईरान में बगावत के हालात हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को पहली बार देश के अंदर से ही चुनौती मिल रही है। पहली बार पूरे ईरान में खामेनेई को सत्ता से हटाने के नारे लग रहे हैं। पहली बार खामेनेई दबाव में दिखाई दे रहे हैं और पहली बार ईरान में प्रदर्शन के दौरान 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। 11,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 45 साल में पहली बार किसी प्रदर्शन में 50 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की जान गई है। ईरान की सरकार इन प्रदर्शनों को दंगा बता रही है। अमेरिका और इजरायल पर ईरान के खिलाफ फंडिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के मामले में खुलकर दखल देने की तैयारी में है। नेतन्याहू को संदेश भेज दिया गया है, एक्शन का ऐलान कभी भी हो सकता है। तो ईरान ने भी धमकी दी है कि अगर हम पर हमला हुआ तो हमला करने वाले को जिंदगी भर पछतावा होगा। प्रदर्शनकारियों को अपने और पराये के बारे में बताया जा रहा है। किन लोगों ने ईरान के खिलाफ साजिश रची, उसकी परतें खोली जा रही हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के दुश्मनों ने आतंकियों को भीतर पहुंचाया है, जो मस्जिदों में आग लगाते हैं, बैंकों और सार्वजनिक संपत्तियों पर हमला करते हैं। अमेरिका और इजरायल वहां बैठकर इन लोगों को निर्देश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यही वे लोग हैं जिन्होंने इस देश पर हमला किया, हमारे युवाओं, हमारे बच्चों को मारा और आज वही इन्हें आदेश दे रहे हैं कि तुम तोड़फोड़ करो, हम पीछे से तुम्हारा समर्थन करेंगे। मैं ईरानी लोगों से अपील करता हूं कि वो अपने बच्चों को उन दंगाइयों और आतंकवादियों से दूर रखें जो लोगों का सिर काटते हैं और दूसरों को मारते हैं। ईरान की सरकार जनता की शिकायतों को सुनने और उसका समाधान करने के लिए पहले भी तैयार थी और आज भी तैयार है। इससे पहले ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कलीबाफ ने भी चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान अमेरिकी सेना के ठिकानों के साथ ही इजरायल पर भी जबरदस्त हमला करेगा। ईरान की तरफ से आ रही चेतावनियों का असर अब इजरायल में दिखने भी लगा है। वहां अभी से इमरजेंसी के हालात बन गए हैं। बेन्यामिन नेतन्याहू ने सेना को जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। कैबिनेट की बैठक के बाद उनका एक बयान सामने आया है, जिसमें वो ईरान में तख्ता पलट को लेकर चल रहे प्रदर्शन का समर्थन करते दिख रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि हम सभी उम्मीद करते हैं कि फारसी राष्ट्र जल्द ही तानाशाही की बेड़ियों से आजाद हो जाएगा और जब वो दिन आएगा तो इजरायल और ईरान दोनों देशों की जनता के लिए समृद्धि और शांति का भविष्य बनाने में एक बार फिर वफादार सहयोगी होंगे। नेतन्याहू खामेनेई शासन के अंत की बात कह रहे हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि खामेनेई पहले ही हार मानते दिख रहे हैं।
वो हमसे बातचीत करने को तैयार है, लेकिन शायद अब देर हो गई है। वैसे ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है कि वो अमेरिका से बातचीत नहीं करेगा और अमेरिका के राष्ट्रपति से तो बिल्कुल भी नहीं। तो वहीं ट्रंप का कहना है कि ईरान रेड लाइन पार कर रहा है, सत्ता में बैठे लोग हिंसा के जरिए शासन कर रहे हैं, अमेरिकी प्रशासन स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है, मिलिट्री इसे देख रही है, कुछ लोग जिन्हें मारा नहीं जाना चाहिए था उन्हें मार दिया गया है, अब हम कुछ बहुत कठोर विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। यानी ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि जल्दी ही कुछ बड़ा होने वाला है। तो पश्चिम एशिया में तैनात अमेरिकी सैन्य अधिकारी हमले को कुछ दिनों तक टालने के संकेत दे रहे हैं। टेलीग्राफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के आसपास के क्षेत्र में तैनात अमेरिकी कमांडरों ने अधिकारियों से कहा है कि हमला कुछ दिन टाला जाए। ईरान पर हमला होगा तो वो जवाबी कार्रवाई करेगा। ऐसे में ईरान की कार्रवाई से बचने के लिए पहले अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मजबूत करना जरूरी है। हमें ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए तैयारियां करनी होंगी और उसके बाद ही हमला किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप देरी करने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर पुराने स्टाइल वाली एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर पोस्ट की है। इसके कैप्शन में सिर्फ एक शब्द जल्दी ही यानी सून लिखा हुआ है। इशारा सीधे सीधे ईरान की तरफ माना जा रहा है, यानी जंग कभी भी शुरू हो सकती है और इस बार यह जंग बेहद खतरनाक होने वाली है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे वेनेजुएला की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला को अमेरिका की कॉलोनी बनाने पर आमादा हो चुके हैं। अब उन्होंने खुद को वहां का एक्टिंग प्रेसिडेंट बता दिया है। जी हां, वैसे तो निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर पदभार ग्रहण किया था, लेकिन जिस तरह वो ट्रंप के दबाव में काम करने से साफ इनकार कर चुकी हैं। वेनेजुएला के तेल से लेकर उसके व्यापारिक संबंधों तक तमाम मुद्दों पर उन्होंने जो फैसले किए वो अमेरिकी राष्ट्रपति को चुनौती देने जैसा था। ऐसे में ट्रंप के मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा था, लेकिन अब ट्रंप ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वेनेजुएला की कमान उन्होंने खुद ही संभाल ली है। दरअसल ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर एक एडिटेड तस्वीर शेयर की है जिसमें दावा किया गया है कि वो वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। एक तरफ वो खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ क्यूबा में भी बड़े उलटफेर के संकेत दे रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो को क्यूबा का राष्ट्रपति बता रहे हैं। दरअसल ट्रंप अब क्यूबा पर भी अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। उनके हालिया बयान तो कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं, जिस तरह वो लगातार क्यूबा को धमकी दे रहे हैं, उस पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि क्यूबा ने भी सख्त रुख अपनाया हुआ है, वो झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन अब ट्रंप ने क्यूबा को खुली चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि वेनेजुएला की सब्सिडी के सहारे क्यूबा की अर्थव्यवस्था चलाने का दौर अब खत्म हो चुका है। अब क्यूबा को न तेल मिलेगा न पैसा, सब जीरो। मैं कड़ी सलाह देता हूं कि वे समय रहते डील कर ले या फिर पूरी तरह आर्थिक अलगाव के लिए तैयार रहे। यानी ट्रंप अब क्यूबा पर समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं। वैसे उन्होंने फिलहाल ये साफ नहीं किया है कि इसकी शर्तें क्या होंगी, लेकिन क्यूबा के रवैये को देखते हुए दोनों देशों में समझौता अभी तो मुमकिन नहीं दिख रहा। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल ने अमेरिकी राष्ट्रपति को करारा जवाब देते हुए कहा है कि हमें कोई ये ना बताए कि हमें क्या करना है। हम अपने देश की रक्षा के लिए खून की आखिरी बूंद तक लड़ने को तैयार हैं। यानी अगर जरूरत पड़ी तो क्यूबा अमेरिका से जंग के लिए भी तैयार है। वहीं बात करें ग्रीनलैंड की, तो यहां भी जंग के ही आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करेगा। लेकिन ना तो ग्रीनलैंड की जनता को यह मंजूर है और ना ही यूरोप को। कई यूरोपीय देशों ने डेनमार्क के सपोर्ट में अमेरिका के इन बयानों का विरोध किया है। दरअसल ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है और डेनमार्क नाटो का सदस्य। ऐसे में डेनमार्क के प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेता है तो नाटो को खतरा होगा। और अब तो यूरोपीय देशों का एक समूह ग्रीनलैंड में सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी में नजर आ रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन और जर्मनी ग्रीनलैंड और आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक संयुक्त नाटो मिशन प्रस्तावित करने जा रहे हैं। इस मिशन का नाम आर्कटिक सेंट्री रखा जा सकता है, जो बाल्टिक सागर में अहम ठिकानों की रक्षा के लिए शुरू किए गए बाल्टिक सेंट्री मिशन की तर्ज पर होगा। यूरोपीय देश शक्ति प्रदर्शन के साथ इस क्षेत्र में नाटो की मजबूत और स्पष्ट भूमिका दिखाकर ग्रीनलैंड पर ट्रंप के दावों को कमजोर करना चाहते हैं। ग्रीनलैंड को बचाने के लिए जिस तरह अब नाटो देश सक्रिय हो गए हैं, उससे साफ है कि अगर ट्रंप नहीं माने, अगर उन्होंने ग्रीनलैंड में सैन्य अभियान शुरू किया, तो ये जंग डेनमार्क और अमेरिका की नहीं होगी, बल्कि नाटो बनाम अमेरिका होगी। यानी ट्रंप एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध की तैयारी में है, जो तीसरे विश्व युद्ध के संकेत दे रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इजरायल की।
तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू मुश्किलों में घिरे हुए हैं। एक तरफ तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है, जिसके चलते उनके 124 देशों में जाने और यहां तक कि इन देशों के आसमान से भी निकलने पर पाबंदी लगी हुई है। गिरफ्तारी का खतरा बना हुआ है। तो कतर गेट मामले में भी नेतन्याहू फंसे हुए हैं। विपक्ष ने उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया है। दरअसल नेतन्याहू के कुछ शीर्ष सहयोगियों ने इजराइल के अंदर कतर की छवि सुधारने का अभियान चलाया था। इसके लिए भारी मात्रा में आर्थिक मदद दी गई। इसके लिए अमेरिकी कंपनी की भी मदद दी गई, जिसे विपक्ष ने देशद्रोह का काम बताया है। इजराइल में इस वक्त नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। हमास के हमले में इजराइल सरकार की विफलता को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं और अब गजा मामले में नेतन्याहू के सबसे करीबी भी जांच के घेरे में आ गए हैं। इजरायली पुलिस ने गजा युद्ध के दौरान संवेदनशील सैन्य सूचनाओं के लीक होने की जांच तेज कर दी है। इस जांच के दौरान नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ तजाची ब्रेवरमैन को हिरासत में लिया गया है। इजरायली मीडिया ने बताया है कि नेतन्याहू तजाची को ब्रिटेन में इजराइल का अगला राजदूत नियुक्त करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही वो मुश्किल में फंस गए। नेतन्याहू के पूर्व सहयोगी एली फेल्डस्टीन ने हाल ही में तजाची पर गंभीर आरोप लगाए थे। कहा था कि तजाची ने गजा में हमास के खिलाफ युद्ध के दौरान विदेशी प्रेस, खासकर जर्मन अखबार बिल्ड को संवेदनशील सैन्य सूचनाओं के लीक होने की जांच में बाधा डालने की कोशिश की थी। पुलिस ने तजाची के घर की तलाशी भी ली। फेल्डस्टीन से तजाची के संदिग्ध संलिप्तता के संबंध में पुलिस से बात करने की उम्मीद जताई जा रही है। फेल्डस्टीन तथाकथित कतर गेट घोटाले में भी संदिग्ध है। दरअसल सितंबर 2024 में फेल्डस्टीन ने इजरायली सेना का एक गोपनीय दस्तावेज जर्मन टैब्लॉइड बिल्ड को लीक किया था, जिसके लिए उन्हें बाद में गिरफ्तार किया गया और मुकदमा चलाया गया। इस दस्तावेज का मकसद यह साबित करना था कि हमास युद्ध विराम समझौते में दिलचस्पी नहीं रखता है। इस दस्तावेज के लीक होने के बाद फेल्डस्टीन ने दावा किया कि दस्तावेज लीक होने के बाद तजाची ने उनसे मुलाकात का अनुरोध किया था। तजाची ने कहा था कि वो इस जांच को बंद करा सकते हैं। फेल्डस्टीन ने तो यहां तक कहा कि नेतन्याहू को भी इस लीक मामले की जानकारी थी। वो इसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन अब इस मामले में नेतन्याहू भी फंसते दिखाई दे रहे हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे नेपाल की। तो नेपाल में भी ईरान जैसे ही हालात नजर आ रहे हैं। ईरान में भी सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। क्राउन प्रिंस रजा पहलवी की वापसी की मांग कर रहे हैं। तो नेपाल की सड़कों का नजारा भी कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है। भारी संख्या में लोग देश में राजशाही को दोबारा स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। नेपाल के शाही परिवार के समर्थकों ने राजधानी काठमांडू में रैली निकाली। उनके हाथों में पोस्टर थे और जुबां पर राजशाही वापस बुलाओ के नारे। भीड़ के बीच एक ही शोर गूंज रहा था, हम राजा से प्यार करते हैं और राजा को वापस लाओ। तख्तियों पर भी राजशाही लाने के समर्थन में नारे लिखे थे। कई लोग राजा पृथ्वी नारायण शाह की मूर्ति के साथ सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस देश के लिए आखिरी और एकमात्र विकल्प सिर्फ राजा और राजशाही ही है। मौजूदा हालात और युवाओं के आंदोलन के बाद देश ने जो रास्ता अपनाया है, उससे देखते हुए स्थिति को संभालने के लिए राजशाही को बहाल करने की जरूरत है। आप जानते हैं कि नेपाल का इतिहास राजशाही का रहा है। महाराजा पृथ्वी नारायण शाह ने 18वीं सदी में शाह वंश की शुरुआत की थी। हालांकि राजवंश के आखिरी राजा ज्ञानेंद्र शाह को 2 दशक पहले विरोध के बाद पद छोड़ना पड़ा था। नेपाल में 2008 में राजशाही खत्म कर दी गई और नेपाल एक गणतंत्र बन गया, लेकिन अब जेनजी आंदोलन के बाद नेपाल में राजशाही की मांग दोबारा बुलंद हो रही है। वैसे ओली सरकार के कार्यकाल में भी कई बार काठमांडू में इस तरह के प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन अब जब मार्च में देश में संसदीय चुनाव होने हैं, पीएम सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, तो ऐसे वक्त में लोगों का सड़कों पर उतरना कई बड़े संदेश दे रहा है। और अगर ये प्रदर्शन इसी तरह जारी रहे तो हो सकता है कि बहुत जल्द नेपाल एक बार फिर नेतृत्व में परिवर्तन देखे। अब देखना यह होगा कि क्या नेपाल राजशाही की तरफ वापसी करेगा या संसदीय चुनाव के बाद एक लोकतांत्रिक सरकार देश की कमान संभालेगी। और अब चलते चलते में देखेंगे स्पेन में 40,000 साल से बंद गुप्त कमरे के खुले राज को। तो दुनिया में कई ऐसे रहस्यमयी दरवाजे हैं जो सदियों से बंद पड़े हैं और आज तक कोई भी इन्हें नहीं खोल पाया। इन दरवाजों के पीछे क्या है, ये अब भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ का मानना है कि इन दरवाजों के पीछे कोई बड़ा खजाना छिपा हो सकता है, तो कुछ लोग इन्हें जादुई शक्तियों से जुड़ा मानते हैं। लेकिन अब स्पेन में 40,000 साल से बंद एक गुप्त कमरे का दरवाजा खुला है और उस कमरे के अंदर का नजारा देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। यह कमरा पिछले 40,000 सालों से रेत के पीछे छिपा हुआ था और इसलिए इसके अंदर सब कुछ वैसा ही सुरक्षित है जैसा पहले था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस सीक्रेट कमरे में निएंडरथल रहते थे।
पहले माना जाता था कि ये लोग बहुत पहले खत्म हो गए थे, लेकिन इस खोज से पता चलता है कि वे शायद उम्मीद से ज्यादा समय तक जिंदा रहे। ये गुफा उनकी रहने की जगह थी। जब दुनिया मुश्किल हालात से गुजर रही थी, तब इन लोगों ने इस गुफा को अपना घर बनाया। बता दें कि वैज्ञानिकों की खोज सिर्फ एक कमरे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे पुराने इंसानों के रहन सहन के भी कई बड़े राज खुले हैं। गुफा की खुदाई से पता चला कि वो लोग बहुत ही दिमाग वाले थे और औजारों का इस्तेमाल करना भी जानते थे। गुफा के अंदर एक जंगली बिल्ली, लकड़बग्घे और गिद्धों जैसे जानवरों की हड्डियां मिली हैं, जो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि यह गुफा समुद्र से काफी दूर थी। इससे पता चलता है कि ये लोग समुद्र के किनारे से खाना ढूंढकर उसे गुफा तक लाना जानते थे, और यह साबित करता है कि उनका दिमाग आज के इंसानों की तरह ही काम करता था। वो योजना बनाकर काम करते थे। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस खोज से क्या साबित होता है। दरअसल अभी तक वैज्ञानिकों का मानना था कि निएंडरथल इंसानों की प्रजाति लगभग 40,000 साल पहले ही खत्म हो गई थी और उनकी जगह हम जैसे आधुनिक इंसानों ने ले ली थी। लेकिन गुफा में जो चीजें मिली, उससे यह संकेत मिलता है कि ये लोग 40,000 साल के बाद भी यहां रह रहे थे। कुछ सबूत बताते हैं कि वो शायद 24,000 साल पहले तक भी जिंदा थे। इसका मतलब है कि वो हमारी सोच से बहुत ज्यादा समय तक धरती पर रहे। यानी हो सकता है कि आने वाले वक्त में इससे जुड़े और भी कई तथ्य सामने आए, जो इंसानों की उत्पत्ति को लेकर हमारी अब तक की समझ को पूरी तरह बदल दे। फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।